तो एक डाइवर्जेंस आ गया है इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स के बीच में आज। और याद रखिए जो दो विषय आज जिसके चलते बाजार परेशान है, मार्जिन सिस्टम और बॉर्डर टेंशन, ये सिर्फ अगर आप देखें भारत से संबंधित है, इसीलिए आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन ये देखिए अब ये नियम कल से लागू होंगे। कुछ देर पहले सुमित जब आशीष से बात कर रहे थे तभी एक फ्लैशेस आए थे कि सेबी ने जो बैठक हुई है उसके बाद यही फैसला लिया है कि ये मार्जिन कल से अप्लाई होंगे। क्या है ये मार्जिन, इसको बारीकी से समझते हैं। सुमित मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जरा बारीकी से समझाइए ये मार्जिन के सिस्टम क्या कहते हैं, और स्पेशली अगर आप देखें जो पावर ऑफ अटॉर्नी रेगुलेशंस थे वो भी कल से अप्लाई होंगे, कितना बड़ा इंपैक्ट होगा इसका? देखिए, इसको सिर्फ 5 पॉइंट्स में आप समझ लीजिए, थंब पॉइंट्स के तौर पे इसको आप देख लीजिए। पहला नियम ये कहता है कि जो भी ब्रोकर्स हैं कैश सेगमेंट में, पहले एफ&ओ में होता था, अब कैश सेगमेंट में भी आपको अपफ्रंट मार्जिन देकर यहाँ पे काम करना होगा। जो अब तक नहीं था वो इम्प्लीमेंट हो गया। पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अब आपको अपफ्रंट मार्जिन देना होगा और उसके बाद अपनी पोजिशन लेनी होगी। ये कैटेगरी वाइज अलग अलग होगा स्टॉक के हिसाब से, लेकिन एवरेज 30% के आसपास की एक अपफ्रंट मार्जिन की उम्मीद आप आके चल सकते हैं। दूसरी चीज़, पावर ऑफ अटॉर्नी की जो प्रैक्टिस अब तक इस्तेमाल होती थी, 2019 में काफ़ी ज़्यादा अनियमितता पाई गई, जिसके बाद से ये रूल लेकर अब सेबी आ रहे हैं कि इसको अब नहीं रखा जाएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी का नियम नहीं होगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि इसके बाद अब आप जो भी ये फॉर्म साइन होते थे उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके सभी लोग देते थे, वो अब नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके इंप्लीकेशंस अलग तरह के होंगे। तीसरा, जो भी मार्जिन लेना चाहता है उन्हें पहले से ये नोटिफाई करना पड़ेगा कि हम मार्जिन लेने जा रहे हैं, और उसको वो एक अलग पूल अकाउंट के अंदर रखा जाएगा उन शेयर्स को, और वहां से वो मार्जिन के तौर पर ट्रीट करेंगे। CDSL या NSDL जो भी है उनको पहले आपको ये नोटिफाई करना होगा कि आप ये मार्जिन के तौर पे शेयर्स को रखने जा रहे हैं। इसके अलावा अब तक जो भी नियम थे मार्जिन को लेकर वो सभी F&O के लिए एप्लीकेबल होते थे, लेकिन अब से ये नियम जो है वो कैश के लिए एप्लीकेबल होंगे। इसलिए हेमंत जो बात कह रहे हैं बिल्कुल जायज़ है कि कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा इंपैक्ट्स का आता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। और ये सारे नियम अब तक पहले 1 जून, फिर 1 अगस्त, फिर 1 सितंबर की बात थी, जिस पर आज एक बैठक भी होनी थी। बैठक का आउटकम आ चुका है और ये साफ है कि ये सारे नियम अब कल से लागू होने वाले हैं। तो इन 4-5 नियमों को आप देख लें और अपने ब्रोकर से पहले बातचीत कर लें, उसके बाद ही कोई पोजीशन लें। बिल्कुल, तो ब्रोकर से बातचीत कर लीजिए। और मेरी कई लोगों से बात हुई, यतिन भी हमारे साथ जुड़ चुके थे। यतिन भी डीलिंग रूम देखिए खूब क्लोजली ट्रैक करते हैं। यतिन, आपकी भी खूब लोगों से बात हुई होगी, क्या चल रहा है बताइए डीलिंग रूम में? देखिए हेमंत, जो प्राइमा फेजी फीडबैक मिल रहा है वो तो एक बात ये है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है आज के सत्र में, और काफी सारे जो MSCI के रीबैलेंसिंग होने सब में सेल था। तो चाहे वो बजाज ऑटो हो, चाहे वो ITC हो, चाहे वो भारतीय हो, सारे इंडेक्स स्टॉक्स पे आज MSCI की लास्ट के हाफ एन आवर में थोड़ी बहुत सेलिंग है। और इसके अलावा जो 1 सितंबर से जो मार्जिन्स के रूल आने वाले हैं उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैनिक, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो बट ये प्राइमा फेसी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो दिखाई दे रही है आज के सत्र में, और शायद 1-2 दिन नरमी बनी रहे, बट बाय ऑन डिप्स यही सलाह आ रही है डीलिंग रूम से। तो डीलिंग रूम से भी देखिए यही सलाह आ रही है। डीलिंग रूम चेक हम विस्तार से शेयरों वाला थोड़ी देर में आगे लेंगे। यतिन आपको थोड़ी देर में ये भी बताएंगे कि रिलायंस की डील के बाद क्या कुछ हो रहा है, और इन स्टॉक्स में जिनमें फ्यूचर ग्रुप में तेजी हो रही है क्या ये कंटिन्यू रहेगी, इस सब पर भी बात होगी। आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी आपको बताएंगे कि कल के इवेंट्स कौन से हैं। सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। नीरज के पास भी चलेंगे, उनसे जान लेते हैं कि बॉर्डर पे जो तनाव है ये क्या कंटिन्यू रहेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। सब लोग यही जान रहे हैं कि सुबह उठे और पता चला कुछ और दिक्कत चाइना की फ्रंट पर आ जाए। नीरज बताइए इस समय की ताजा स्थिति क्या है? अच्छा, कुछ संपर्क में दिक्कत हो रही है नीरज से, कोई बात नहीं। तो नीरज को वापस से हम जोड़ेंगे, तब तक चलिए ट्रेड एट 215 ले लेते हैं। वीरू, क्या कहते हैं आप? जी हाँ, उसी से शुभारंभ करते हैं। और हमारे साथ अब राजेश सतपुते हैं। आई थिंक राजेश सतपुते जी जो हैं वो आज ट्रेड एट 230 उन्हीं का है। राजेश जी बताइए, आप सॉरी ट्रेड एट 215 क्या दे रहे हैं आज आप? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून हेमंत, गुड आफ्टरनून सर। देखिए वीरेन, बाजार में प्रेशर बना और हमने एक सेल लिया था। इनफैक्ट पुट बाय करने की एक चेष्टा की थी आशीष के शो पे 12:30 बजे वाला जो शो था, और उसमें हमने 11,500 का पुट जो 10 सितंबर यानी इस एक्सपायरी ने अगले एक्सपायरी का जो पुट था वो हमने करीबन 110 पे बाय करने की सलाह दी थी, और 200-200 प्लस का टारगेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट टारगेट इज बीन हिट, दैट अचीव हो गया वो टारगेट। और मुझे लगता है कि अभी यहाँ से फ्रॉम करंट लेवल 11,400 और 11,350 ये एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ सपोर्ट होगा जो हमें कीनली वॉच करना पड़ेगा। प्रोबेबली
नहीं कोई दिक्कत हो रही है? लेकिन जो थीम है वो जो रेल, हमने इंजन की बात की तो बैंक निफ्टी वाला, तो फोकस बैंक निफ्टी पे ही है। सिर्फ मैं खुद को सेव करूंगा यहाँ पे, मैं सीधा फ्यूचर पे ट्रेड करने से अच्छा मैं कॉल और पुट में ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे वोलेटिलिटी भी खेलनी पड़ेगी। तो एक्सिस बैंक मुझे एट दिस लेवल ऑफ 490 495 ये इसका फ्यूचर का सपोर्ट है। लेकिन मैं सीधा डायरेक्ट फ्यूचर न बाय करके मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक की 500 की कॉल बाय करूंगा, जो करीबन 21-22 रुपए पे मिल रही है। मेरा छोटा स्टॉप लॉस होगा 16 रुपए का, और मुझे लगता है 30-32 तक का पुल बैक इमीडिएट बेसिस पे आना चाहिए। तो एक्सिस बैंक का 500 का कॉल खरीदने की सलाह इस समय दे रहे हैं। आशीष चतुर्मोता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, मार्केट की इस करेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं और आपकी राय क्या है, क्या रणनीति रखनी चाहिए इस समय? बिल्कुल हेमंत, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो इनफैक्ट सुबह के शो में आपके साथ जब बात हो रही थी तो आपने बहुत ही टाइमली, मुझे ध्यान है 11,650 660 पे तब हम डिस्कशन चल रहा था, तब ये बात उठी थी कि ये थोड़ा डिप एक बार पॉसिबल है। और मेरे हिसाब से ये डिप जो है वो लाजमी भी थी, क्योंकि इंडिया विक्स ने एक सिग्निफिकेंट जंप लिया है। 16-17 का विक्स जो है वो 22-23 के जोन में आ चुका है। हमने सुबह डिस्कस किया था एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1:6 1:7 के रेशियो के अंदर में ट्रेड कर रहा है, और मिड कैप इंडेक्स भी जो आपने जैसे बताया कि लास्ट 2 दिनों से गिरावट का माहौल बना रहा है। अब ये डिप कहां पर पे जाके स्टेबलाइज होनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो 11,500 का था। इसने उस लेवल पे को अभी तो इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक कर दिया, और 11,500 के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है वो आता है 11,320 के जोन में। तो 11,320 11,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होंगे, क्योंकि वहीं पे पहले हमने एक वीकली और मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट देखा। किसी भी कारणों से अगर से बाजार 11,300 के लेवल को होल्ड नहीं करता, तब मुझे लगता है कि शायद ये डिप और इंटेंसिफाई हो सकती है। बट प्राइमा फेसी अभी मैं ये कह सकता हूं कि 11,300 11,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर देखे जाने चाहिए, और हमको देखना चाहिए कि उस समय पे बाजार का रिएक्शन क्या वहां पर पे बाजार स्टेबिलिटी लेने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अकॉर्डिंगली वहां पर व्यू और नई पोजीशन बनानी चाहिए। 2:30 वाला जो आपका ट्रेड है वो तेजी वाला है या शॉर्ट साइड वाला है, थोड़ा हिंट तो दीजिए आशीष जी। जी, तो देखिए मैं तो सुबह भी बात किया था डिफेंसिव की, और अभी भी डिफेंसिव पे ही रहूंगा। तो ये समझ लीजिए कि जो कॉल आएगा वो डिफेंसिव साइड पे आएगा, और क्योंकि डिफेंसिव लास्ट कुछ दिनों से साइडवेज थे, तो वहां पर पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव के तौर पे मुझे देखने को नजर आ रहा है। तो डिफेंसिव